नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे और पर्यावरण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण जो शब्द है बेसिकली परि प्लस आवरण, अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये मिलेगा। परि का अर्थात होता है हमारे चारों ओर, पेरिफेरल, और आवरण का मतलब होता है चारों ओर से जो घेरे हुए है, जो हमको घेरे हुए है। अर्थात ये हुआ पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है। समष्टिगत मतलब टोटलिटी में यूनिट है, जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। सामान्य अर्थों में पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। पर्यावरण को अगर हम वर्गीकृत करें तो बेसिकली लिविंग एंटिटीज़ होती है और नॉन लिविंग एंटिटीज़ होती है। तो लिविंग एंटिटीज़ को हम जैविक पर्यावरण कहते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट। पर्यावरण के जैविक कंपोनेंट्स में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। जैविक घटकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: उत्पादक अथवा स्वयपोषी, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। सामान्यतः पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं उत्पादक अथवा ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेते हैं। उत्पादकों में सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित हैं। सागर की तली में पाए जाने वाले सूक्ष्म पादप भी इसी वर्ग में सम्मिलित हैं। उपभोक्ता अथवा सर्वाहारी, हेटेरोट्रॉफ्स, इस वर्ग में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी पशु पक्षी तथा मानव सम्मिलित हैं। अर्थात ये जो सभी लोग होते हैं ये या तो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, और या ये उन जीवों का भक्षण करते हैं जो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके पश्चात आता है अपघटक अथवा डिकम्पोजर्स। कीड़े मकोड़े, फफूंदी तथा सूक्ष्म जीवाणुओं को अपघटक कहते हैं। यह जैविक पदार्थों को डिकम्पोज करके पर्यावरण में मिश्रित कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पूरा पृथ्वी और वायुमंडल समस्त है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा पड़ा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करके सिंपलेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और अंत में वो पर्यावरण का हिस्सा हो जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वायुवीय जीवाणु और एक अवायुवीय जीवाणु। वायुवीय जीवाणु मतलब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात वो हवा की उपस्थिति में अपना उत्पादन करते हैं और ये डिकम्पोजिशन की क्रिया करते हैं। एनाएरोबिक जो कि वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डिकम्पोजिशन का वर्क करते हैं। ये हमने पढ़ा जैविक पर्यावरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं अजैविक अथवा भौतिक पर्यावरण की। अजैविक कंपोनेंट में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता, जल इत्यादि। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योनाश्रय संबंध भी होता है। अजैविक पर्यावरण में ही जीव निवास करता है। यह अजैविक पर्यावरण स्थल मंडल हो सकते हैं, वायुमंडल हो सकते हैं, जल मंडल हो सकते हैं, और इन तीनों को मिलाकर
जो जीव इनका उपभोग करता है वो जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है। जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना हो, अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल वातावरण को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल के मुख्य रूप ये 3 मंडल हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थलमंडल को समझते हैं। किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को स्थलमंडल अर्थात लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर इसके क्रस्ट और मैंटल की सबसे ऊपर की परत शामिल है, जो कई टुकड़ों में विभक्त है और इन टुकड़ों को प्लेट्स कहा जाता है। आसान शब्दों में पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत, जिस पर महाद्वीप, महासागर, नदियां, जलाशय इत्यादि स्थित हैं, यह स्थलमंडल कहलाता है। जलमंडल, जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो या तो भूमिगत जल है या पृथ्वी की सतह पर सागरों, महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशय के रूप में फैली है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण, जो पृथ्वी का अखंड भाग है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ है, उसे चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर के बीच है। वायुमंडल का 50% भाग इसके 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 75% भाग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक एवं 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में अगर गैसों का जो मिश्रण है उसके संगठन के बारे में बात करें तो ये स्लाइड हमें बताती है कि वायुमंडल में किन किन गैसों का मिश्रण है और उनके स्रोत क्या हैं। नाइट्रोजन गैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज 78.03 और जैविक स्रोत ऑक्सीजन 20.99, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन 0.01, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.0001%, जेनॉन 0.5 टाइम्स 0.5% और ओजोन 0.6 टाइम्स 0.1%। इस स्लाइड में हमने वायुमंडल की विभिन्न परतों को समझने की कोशिश करनी है। वायुमंडल के पृथ्वी के सबसे नजदीक जो वायुमंडल की परत है वो ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभमंडल कहलाती है। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रैटोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर में ही कहा जाता है ओजोन लेयर, उसी का ही एक पार्ट होती है जिसे ओजोन मंडल कहा गया है। इन सबको हम विस्तार से आगे स्लाइड्स में देखेंगे। स्ट्रैटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर और उसके बाद थर्मोस्फीयर, ये विभिन्न वायुमंडल की परतें हैं। इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वायुमंडल की संरचना, तापमान के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वायुमंडल की मुख्य परतें निम्नलिखित हैं। क्षोभमंडल अर्थात ट्रोपोस्फीयर, वायुमंडल की इस सबसे निचली परत का भार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर के बीच है। इस मंडल की प्रमुख विशेषता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। इस मंडल में को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं अर्थात बादल बनना, बारिश होना, ये समस्त घटनाएं जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, ये इसी मंडल में घटित होती है।
बी समताप मंडल अर्थात स्ट्रैटोस्फीयर। क्षोभ मंडल सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। ओजोन मंडल इसी में समाहित है। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और समताप रेखाएं समानांतर न होकर लंबवत होती हैं। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान के लिए यह उत्तम मूवमेंट के लिए उत्तम स्थान है। इसी में समाहित ओजोन मंडल है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की सघनता पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल है। ओजोन गैसेस, जैसा कि हमें पता है, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो कि हानिकारक होती हैं जीवन के लिए, उन्हें सोख लेती हैं अथवा पुनः परावर्तित कर देती हैं। इस स्तर में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ने लगता है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर के पश्चात 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मेसोस्फीयर कहलाता है, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है अर्थात कमी होती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इसके पश्चात आयन मंडल। धरातल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है। फलतः पराबैंगनी फोटॉन्स एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनाइजेशन हो जाता है। आकाश का नील वर्ण, सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति तथा उल्काओं की चमक एवं ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इस भाग की विशेषता है। यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित होता है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। और अंतिम है एक्सोस्फीयर। सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर बाह्य मंडल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के मूल तत्व क्या हैं, और मूल तत्वों को भी हमने आगे विस्तार से समझा है। धन्यवाद।